हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एक्स। मेरा नाम है आबेज और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 जो हमारा सेट्स टॉपिक चल रहा था उसी का अगला वाला पार्ट, मतलब उसका ही कंटिन्यूएशन में हम जाने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 को पूरा कंप्लीट कर लिया था और हमने कहा था कि आगे वाले प्रैक्टिस सेट पे जंप करेंगे, मतलब प्रैक्टिस सेट 1.3 पर। तो जैसा मैंने बोला था वैसा हम करेंगे और प्रैक्टिस सेट 1.3 का सबसे पहले जो बेसिक पार्ट्स है उसको क्लियर करेंगे। अब तक जो चैप्टर चल रहा था प्रैक्टिस सेट 1.2 तक, वो बहुत ज़्यादा सिंपल था और बहुत ज़्यादा इजी भी था, मतलब फटाफट से हो जाता था। लेकिन अभी जो सेट्स वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब ये वाले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर यही होने वाला है। तो ये वाले लेक्चर में ऐसा क्या होने वाला है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो लास्ट वाले लेक्चर्स में मैंने जो भी पढ़ाया था वो सब मतलब बेसिक था, मतलब एकदम बच्चों का खेल था। लेकिन आज जो हमारा सेट्स टॉपिक है उसका जो ट्रू कलर है वो हमको देखने मिलेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे आज हम हमारे जो फर्स्ट वाला टॉपिक है उस पर जंप करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि ये क्या बोलता है। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम कहते हैं वेन डायग्राम्स। अब वेन डायग्राम्स ये जो टॉपिक है उसी में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, डायग्राम्स। मतलब ये वेन डायग्राम ये जो टॉपिक है उसमें हमको कोई डायग्राम्स की हेल्प लगेगी। डायग्राम्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कोई स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल या फिर सर्कल हो जाएगा, जो भी मतलब कोई भी अगर डायग्राम है उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं ये टॉपिक में। अब वेन क्या है? वेन मतलब एक मैथमेटिशियन का नाम था। वेन जो नाम था वो एक मैथमेटिशियन का नाम था। मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन मतलब मैथमेटिशियन, वेन नाम के मैथमेटिशियन ने हमको एक डायग्राम के हेल्प से सेट्स लिखना सिखाया जिसको हम कहते हैं वेन डायग्राम्स। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? तो इसका एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये समझेंगे कि वेन डायग्राम्स एक्चुअल में होते क्या है और इसका हम यूज़ कैसे करते हैं। सपोज मैं एक सेट ले लेता हूँ। लेट ए इज इक्वल्स टू लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मतलब ये जो ए सेट है उसके अंदर कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम वेन डायग्राम में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमको इधर एक डायग्राम बना लेना है, बड़ा डायग्राम छोटा डायग्राम, लेकिन स्पेशियस डायग्राम बनाओगे तो मतलब क्लियर लगेगा, थोड़ा नीट एंड क्लीन लगेगा। सबसे पहले ये डायग्राम के अंदर ये जो ए है, मतलब ये किसका सेट है? तो ए है तो सबसे पहले ए लिख देंगे। मतलब ये जो डायग्राम है, ये जो सेट है वो सेट ए का डायग्राम है और इसके अंदर हम जो जितने भी उसके एलिमेंट, जितने भी मेंबर्स है उसको फिल कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आप बोल रहे होगे कि मैंने ऐसा कैसा मतलब जंबल कर दिया, मतलब मैंने एक लाइन से नहीं लिखा। चलता है, मतलब अगर हम वेन डायग्राम लिखें तो ये जो पूरा बॉक्स है उसके अंदर जो भी नंबर्स रहेंगे वो सब उसके अंदर आ गए। अगर मैं यही सेट को ए को अगर मैं ऐसे लिखूं 1 3 2, या फिर अलग मतलब से एक सीक्वेंस में नहीं लिखूं, अलग सीक्वेंस में लिखूं, तो ये भी तो सेट ए ही रहेगा, मतलब ये और ये दोनों इक्वल ही रहेगा। सिमिलरली ये वाला जो सेट है और ये वाला, मतलब ये जो वेन डायग्राम है, डायग्राम की हेल्प से जो हमने सेट बनाया और जो ये अपना यूजुअल मेथड है, जो अपना कन्वेंशनल मेथड है, उसके हेल्प से हमने जो सेट बनाया वो दोनों भी इक्वल है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी से समझ में आ रही है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट। अब हमने वेन डायग्राम क्या होता है ये जान लिया, लेकिन अब हम सबसेट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक सेट लिख लेंगे। लेट ए इज इक्वल्स टू 2 4 8 2 4 6 8 एंड 10। सपोज ये है हमारा सेट। अब सबसेट क्या होगा? मतलब ये वाली जो वैल्यूज है 2 4 6 8 10, अगर कोई एक सेट में आ रही है, सपोज मैंने लिख दिया बी, बी इज इक्वल्स टू 4 एंड 6, तो बी की जो वैल्यूज है, बी के जो मेंबर्स है, बी के जो एलिमेंट्स है 4 एंड 6, वो ए के अंदर आ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि ए के अंदर भी 4 और 6 है और बी के अंदर भी 4 और 6 है, लेकिन ए के अंदर बी से ज्यादा एलिमेंट्स है, ए के अंदर बी से ज्यादा मेंबर्स है। तो हमारा जो बी है वो हो जाएगा सबसेट ऑफ ए, मतलब जो बी है दैट इज स्मॉलर देन ए, तो ये जो बी है वो हो जाएगा सबसेट ऑफ ए। और सबसेट का सिंबल क्या है? जैसे हम देखें तो ये वाला सिंबल बिलोंग्स टू का सिंबल है या फिर द इज बिलोंग टू का सिंबल है। तो अब हम सबसेट का सिंबल लिखेंगे। सबसेट का सिंबल क्या है? सबसेट का जो हम सिंबल बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हमको एक सी बना लेना है और उसके नीचे एक अंडरलाइन ड्रॉ कर देना है। सी बनाएंगे और उसके नीचे एक अंडरलाइन कर देंगे।
ये हो जाएगा सबसेट का सिंबल। फिर से एक बार देखो, सी बनाया और उसके नीचे अगर मैं अंडरलाइन कर दूं तो ये हो जाएगा सबसेट का सिंबल। तो हम क्या लिखेंगे इधर, फ्रॉम फ्रॉम अबव सेट्स, अबव सेट्स हमको क्या मिला कि जो बी है, बी इस सबसेट ऑफ ए, कि जो बी है वो सबसेट है ए सेट का। तो आई होप आपको ये जो सबसेट वाला कहानी है वो अच्छे से समझ में आई होगी। इन शॉर्ट, सबसेट छोटा वाला सेट होता है जिसके अंदर छोटी वैल्यूज है, और जो बड़ा सेट है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आगे हम ये भी जानेंगे कि यूनिवर्सल सेट, सेट और सबसेट में क्या डिफरेंस है। अभी के लिए बस इतना जान लो कि हमारा जो छोटा वाला सेट है, सेट बी, दैट इज द सबसेट ऑफ, ये वाला जो सिंबल है वो है सबसेट का, दैट इज द सबसेट ऑफ सेट ए। ये हो जाएगा हमारे ये दो सेट्स का कंक्लूजन। नेक्स्ट अभी हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है, जैसे एक एक करके हम सब पॉइंट्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका मतलब भी जान लेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे इधर, फर्स्ट वाला, उसमें लिखा है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब हर एक सेट है वो उसका खुद का सबसेट बन सकता है। मैं इसको एक बार समझाता हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से। सपोज मैंने ए सेट ले लिया और उसकी वैल्यू ले ली मैंने 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हो गया हमारा सेट ए। अब सबसेट की कंडीशन क्या है कि जो एक सेट है उसके अंदर उसके जो वैल्यूज है वो दूसरे सेट्स के अंदर भी आना चाहिए। एक जो सेट है उसके अंदर दूसरा सेट की वैल्यूज भी आना चाहिए। तो अगर हम सेट ए देखें तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 है, और अगर हम वापस से सेट ए लिखे तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, इसकी भी वैल्यू सेम होगी, क्योंकि सेट ए तो सेम ही है ना। तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 3, 4 एंड 5। मतलब सेट ए और सेट ए दोनों इक्वली है, और दोनों इसके जो सारे एलिमेंट्स है, इसके जो सारे मेंबर्स है वो इसमें आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो एक सेट है, इक्वल सेट है, वो एक दूसरे का सबसेट हो जाएंगे। तो इसका हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि जो हमारा सेट ए है दैट इज द सबसेट ऑफ, जो हमारा सेट ए है दैट इज द सबसेट ऑफ सेट ए। मतलब दो इक्वल सेट्स एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब कोई एम्प्टी सेट है, सपोज मैंने एक एम्प्टी सेट ले लिया ए का, नहीं, या फिर एक तो हमने ऊपर कुछ सेट मान लिया है, तो हम अभी एक सेट लेंगे x और उसको मैं एम्प्टी सेट रखूंगा। अब आप एम्प्टी सेट जानते होंगे, अगर मैंने एक सेट लिखा और उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाली तो वो हो जाएगा एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट इसी को हम लिखते हैं फाई, लेकिन हम ज्यादातर ये एम्प्टी सेट के लिए ये जो एम्प्टी ब्रैकेट्स है उसी को यूज करते हैं। तो अगर हमने x में डाल दिया इधर सेट एम्प्टी सेट, और ए में सपोज हमने वही ऊपर वाला लिया 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये वाला जो एम्प्टी सेट है वो हमेशा जो एम्प्टी सेट है वो हर कोई ना कोई सेट का सबसेट रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो x है दैट इज द सबसेट ऑफ a। मतलब जो x है, जो एम्प्टी सेट है, वो हर कोई सेट का, सपोज मैंने इधर लिख दिया b इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3, या फिर थोड़े बड़े नंबर्स लिखने के लिए 10, 20 एंड 30। मतलब ये जो b है वो सेट किसका है, 10, 20, 30 का। तो ये जो x हो जाएगा ये वापस से हो जाएगा सबसेट ऑफ b। मतलब ये जो एम्प्टी सेट है ये हर कोई सेट का सबसेट होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ a इज इक्वल्स टू b देन a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a। मैंने इधर ही बताया था कि अगर a इज इक्वल्स टू b, अब हमने a की जगह पर a लिखा था इधर, अब मैं अगर b इसको लिख दूं, a की वैल्यू मैं लिख दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, और b की भी वैल्यू लिख दी 1, 2, 3, 4, 5, तो a विल बी इक्वल टू b। और अगर a विल बी इक्वल टू b है, इधर मैंने नाम चेंज करा, तो अगर मैं इधर भी नाम चेंज कर दूं तो ये भी हो जाएगा a इज अ सबसेट ऑफ b। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं b इज अ सबसेट ऑफ a। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इधर हम देखें तो इधर 1, 2, 3, 4, 5 है और b में भी 1, 2, 3, 4, 5 है। तो a जो है वो सबसेट ऑफ b हो जाएगा और b जो है वो सबसेट ऑफ a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो इधर अगर हम दूसरे कोई एग्जाम्पल से देखें, अगर मैंने a को मान लिया 10, 20, 30, 40 एंड 50, और b को भी मान लिया 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि इधर हमको गिवन है कि a इज इक्वल्स टू b, तो हमने जो a को माना है वही हमको b को भी मानना पड़ेगा। b इज इक्वल्स टू, फिर से कर्ली ब्रैकेट, 10, 20, 30, 40
एंड 50 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो हमने इधर क्या देखा कि a इज इक्वल्स टू बी, और तो इसके कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, इसके कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि जो a सेट है वो सबसेट है b का, और b जो है वो सबसेट है a का। अब आपको ये जो सबसेट वाला पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसी के साथ हम जो फोर्थ वाला पार्ट है वो देखें तो ये उसका कन्वर्स है। मतलब हमने ये ज्योमेट्री में देखा था, मतलब मैथ्स 2 वाले पार्ट में देखा था कि कन्वर्स क्या होता है। इफ के साथ ये a इज इक्वल्स टू बी था फर्स्ट वाले, मतलब थर्ड वाले कंडीशन में, थर्ड वाले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में इफ a इज इक्वल्स टू बी था, लेकिन इधर इफ के साथ a इज इक्वल्स टू बी नहीं, इधर देन के साथ a इज इक्वल्स टू बी है। मतलब ये कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट है। मतलब इसका जो पार्ट है वो हमको दिख रहा है कि ये इधर है इफ के साथ, और a इज इक्वल्स टू बी है वो हमारा है देन के साथ। तो ये सेम सेंटेंस है, बस उसको हमने चेंज कर लिया। इफ के साथ जो था वो हमने देन के साथ कर दिया, और देन के साथ था उसको हमने इफ के साथ कर दिया। तो अगर हम इधर लिखे ये सेम कंडीशन आएगा इधर भी। तो अभी हम ये फोर्थ कंडीशन देखें, फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखें तो वो सेम रहेगा थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के, बस ये इफ और देन का खेल है। तो हम इधर लिखेंगे सेम एज थर्ड, मतलब ये थर्ड के जैसा सेम टू सेम डिक्टो है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। हमने वेन डायग्राम देख लिया, सबसेट देख लिया, अब हम देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। सपोज मैं एक सेट ले रहा हूं a इज इक्वल्स टू 1 2 3, बस b ले रहा हूं मैं 4 5 6। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर हमने यूनिवर्सल सेट को u मान लिया तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब यूनिवर्सल सेट जो होगा वो सबसे बड़ा वाला सेट होगा, इसके अंदर ही सबसेट हो गए। मतलब अगर हम इधर लिखे a इज अ सबसेट ऑफ u, मतलब a जो सेट है वो सबसेट है u का, तो ये करेक्ट होगा, ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। अगर हम लिखे कि b इज अ सबसेट ऑफ u, तो ये भी जो सेंटेंस है, ये भी जो इक्वेशन है वो ये इक्वेशन भी करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि a के अंदर और b के अंदर जितने भी वैल्यूज है वो सब यूनिवर्सल सेट के अंदर पहले से है। तो हम इधर लिख सकते हैं कि a इज अ सबसेट ऑफ u एंड b इज अ सबसेट ऑफ u। एक और एग्जांपल से समझेंगे। सपोज हमने इस बार u मान लिया, या फिर अभी पिछली बार हमने u माना था यूनिवर्सल सेट को, इस बार हम x मानेंगे यूनिवर्सल सेट को। इसको मैं एक अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसको अगर हम यूनिवर्सल सेट मानते हैं और इसको मैंने मान लिया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, ये मैंने लिख दिया यूनिवर्सल सेट। अब इसी के अंदर हमको जो छोटे छोटे सेट्स है, मतलब ये वाली वैल्यूज जो कंटेन करते हैं वो सेट लिख देंगे। a इज इक्वल्स टू, या फिर a तो हो गया था, तो p इज इक्वल्स टू 10 30 40 60, ये हो गया सेट p। सेट q देखे तो इसको हम लिख देंगे 30 90 100 10, ये हो गया हमारा सेट Q। तो अगर हम देखें तो P के अंदर जितने भी वैल्यूज है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर है, जो कि होना ही चाहिए, तभी तो वो यूनिवर्सल सेट होगा, वरना वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो अगर हम इधर लिखे कि P जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और Q जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट होगा, ये रॉन्ग नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि ये जो यूनिवर्सल सेट है, ये जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने बाकी सब चीज़ों को वेन डायग्राम में डालते हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट, सब सेट और बाकी का जो नॉर्मल सेट है उसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन समझ लेंगे, मतलब एक इमेजिनरी क्वेश्चन बना देता हूँ मैं। सपोज यू को मैंने नाम दे दिया यूनिवर्सल सेट का, और उसके अंदर जो सेट्स है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सपोज ये जो सेट है ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर जो सेट हो गए वो होंगे सेट ए, जिसको मैंने मार्क कर दिया 1 2 5 7। सपोज ये सेट ए है। सेट बी को मैं लिख दूंगा, सेट बी इज इक्वल्स टू
ये जो सेट है उसके अंदर मैं लिखूंगा 3 4 8 9। इसको अब हम जो वेन डायग्राम है उसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये समझते हैं। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सल सेट है ये सबसे बड़ा वाला सेट होता है, तो इसको हम सबसे बड़ा एक बॉक्स बना लेंगे ताकि हम यूनिवर्सल सेट को फिल कर दें। मैं यूजुअली ऐसे जो डेफिनेट शेप्स रहते हैं जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सभी यूज़ करता हूँ। मतलब ऐसा कोई मतलब रफ डायग्राम ऐसा ही नहीं यूज़ करूँगा। आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो। मतलब बस एक क्लोज फिगर रहना चाहिए जिसमें हम सेट्स लिख सकें। तो ये जो सबसे बड़ा वाला बॉक्स है उसको मैंने नाम दे दिया यू। मतलब इसका मतलब ये जो सबसे बड़ा बॉक्स है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। अब हम इसके अंदर ही छोटे छोटे दो बॉक्सेस बना लेंगे, या फिर मैंने इसको सर्कल कर दूंगा। ये हो जाएगा हमारा सेट ए का बॉक्स, और ये हो जाएगा हमारा सेट ए का सर्कल, और ये सेट बी का सर्कल। अब हम जान लेंगे कि सेट ए और सेट बी को कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर ए लिख दूंगा और इसके ऊपर बी लिख दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। मतलब ये वाला जो सर्कल है वो है सेट ए का सर्कल, सेट ए, और ये वाला जो सर्कल है वो है सेट बी का सर्कल, सेट बी। तो सबसे पहले हम जो ए के अंदर है वो सारी चीजें लिख देंगे। मतलब सेट ए के अंदर कौन से मेंबर्स है 1 2 5 7, तो हम इधर लिख देंगे 1 2 5 एंड 7। इसको हम ऐसे ही रैंडमली लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और बी के अंदर कौन से है 3 4 8 9, 3 4 8 9। तो ये हो गया हमारा सेट ए और सेट बी। अब आप बोलोगे कि ये जो जो नंबर्स है वो सब तो ए और बी में, यूनिवर्सल सेट में भी तो ये सब नंबर्स है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सेट ए है और यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सेट बी है। तो जो ए और बी में वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल सेट में हमारी फिल हो जाएगी। तो अब हम देखें तो ए सेट ए में कौन से लेटर्स है, सॉरी नंबर्स है 1 2 5 एंड 7। सेट बी में कौन से लेटर्स है 3 4 8 एंड 9। मतलब ये जो दो नंबर्स है, ये जो 6 है और 10 है, ये दोनों नंबर्स अभी भी बाकी है। तो ये जो 6 और 10 है उसको हम ये दोनों सेट के बाहर लिखेंगे और यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखेंगे। मतलब यहाँ पर 6 एंड 10, इसका मतलब 6 और 10 ए और बी में के बाहर है और यूनिवर्सल सेट के अंदर है। आई होप आपको इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब जो हमारा एक सेट है उसी का अपोजिट सेट। सपोज अगर हम एक यूनिवर्सल सेट मान ले और उसके अंदर नंबर्स लिख दे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। सपोज ये जो नंबर्स है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर है, और सपोज मैंने जो ए है सेट उसके अंदर मैंने लिख दिया, सेट ए के अंदर मैंने लिख दिया 2 4 10 12 18 बस एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ए कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं? सपोज कोई एक सेट है ए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? उसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हम लिखते हैं ए डैश। मतलब ए और ए के ऊपर अगर हम डैश लगा दे, ए और ए के ऊपर अगर हम डैश लगा दें तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो अगर मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और सेट ए बोल दिया मैंने 2 4 10 12 18, तो सेट ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट को तो हम ए डैश लिखेंगे और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सपोज मैंने ए के अंदर 2 4 10 12 18 लिखा, तो यूनिवर्सल सेट में जो बची हुई वैल्यूज है वो सब वैल्यूज कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगी। तो बची हुई वैल्यूज कौन सी है? 6 8 14 16 16 एंड 20। मतलब ये जो बची हुई वैल्यूज है जो सेट ए के अंदर नहीं थी वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के अंदर आ जाएगी। एक और एग्जांपल से इसको अगर हम समझें तो इस बार अगर हम x को यूनिवर्सल सेट ले और यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर हम अंदर लिख दे 10 20 30 40 50, बस इतना ही छोटा सेट से लिखेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। और सेट ए को मैंने बोल दिया सेट ए इज इक्वल्स टू 10 20 एंड 30।
तो इधर अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट देखें, एक कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश लिखते हैं और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू वो होगी जो सेट ए के अंदर नहीं है। सेट ए के अंदर क्या है 10 20 30 और यूनिवर्सल सेट में क्या है 10 20 30 40 50। 40 और 50 ये दोनों एक सेट ए में नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो आएगा जो सेट ए में नहीं है। तो ये हो जाएगा 40 एंड 50। तो ये हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम कॉम्प्लीमेंट देखें तो वो अपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर कोई सेट में कुछ नंबर है जो यूनिवर्सल सेट के अंदर है, तो जो बचे हुए सारे नंबर्स है जो यूनिवर्सल जो सेट ए में नहीं है और यूनिवर्सल सेट में है, तो वो आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो सब एक एक करके सब देखेंगे और सबको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए डैश। हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे, ये दो एग्जाम्पल देखे, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था जिसमें था 2 4, ए में क्या था 2 4 10 12 एंड 18 और ए डैश में क्या था 6 8 14 16 एंड 20। मतलब ए और ए डैश में कोई भी चीज कॉमन नहीं थी। अब वैसे ही सिमिलरली इधर हम देखें तो ए में क्या था 10 20 30 और ए डैश में क्या था 40 एंड 50। मतलब ए और ए डैश में जो सेट है और उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई भी सेम एलिमेंट, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेंगे। नेक्स्ट हम देखें ए इज अ सबसेट ऑफ यू एंड ए डैश इज अ सबसेट ऑफ यू। मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब यूनिवर्सल सेट में रहेंगे और ए डैश में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब यूनिवर्सल सेट में रहेंगे। तो हमने इसको ही रेफर करें तो इसके अंदर ए और ए डैश में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर है। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू इज एम्प्टी सेट। मतलब अगर हम सेट यू देखें, इसमें सेट यू क्या था 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। तो यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू कॉम्प्लीमेंट को हम लिखेंगे यू डैश और उसका जो सेट रहेगा वो एक एम्प्टी सेट रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है और एम्प्टी सेट सबसे छोटा सेट होता है और कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका अपोजिट। तो सबसे बड़ा सेट का जो अपोजिट रहेगा कॉम्प्लीमेंट सेट, मतलब एम्प्टी सेट। नेक्स्ट फोर्थ वाला है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यू। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट, जैसे u इज इक्वल्स, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इफ a इज इक्वल्स टू b देन b इज इक्वल्स टू a। तो सिंपल यहीं पर वही लॉजिक है कि अगर u कॉम्प्लीमेंट है एम्प्टी सेट का तो एम्प्टी सेट भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सेट u का, यूनिवर्सल सेट का। आई होप आपको ये चारों जो प्रॉपर्टीज है वो अच्छे से समझी होगी। अब हम जाएंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 1.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा लंबा ना हो लेक्चर, तो ये लेक्चर यहीं पर एंड कर देंगे। जब भी हमको ऐसा लगा कि मतलब अभी बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है लेक्चर, अब बोर हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम उधर ही एंड कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें लिखा है इफ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई। अब तक हमने देखा था कि जो सेट है उसके अंदर कोई भी नंबर्स है, लेकिन अब हम इसके अंदर लेटर्स देखेंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए और हमने अभी तक क्या सीखा है, जो बेसिक पार्ट था वो क्लियर रहना चाहिए, तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े तो इफ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई, बी इज इक्वल्स टू सी डी ई एफ एंड सी सेट सी इज इक्वल्स टू बी कॉमा डी, सेट डी इज इक्वल्स टू ए कॉमा ई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। मतलब हमको बस जो ट्रू एंड फॉल्स है उसी को ही हम मैथ्स में करेंगे। तो सबसे पहला वाला अगर हम क्वेश्चन देखें, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको करें तो इसमें क्या गिवन है कि C इज सबसेट ऑफ B। ये वाला जो सिंबल था वो था सबसेट का सिंबल, तो C इज सबसेट ऑफ B। तो हमको इधर देखना है कि B कौन सा सेट है। फर्स्ट हम देखें तो फर्स्ट हम B देखेंगे, B इज इक्वल्स टू B कौन सा, B में B सेट में क्या क्या है C D E F, C D E एंड F, और C में क्या है, C देखें तो C में है B और D, B और D। तो अगर हम देखें कि C में जो वैल्यूज है B, तो B जो वैल्यू है वो सेट B के अंदर नहीं है। आप देख रहे हो कि B के अंदर क्या है C D E F, लेकिन C के अंदर क्या है B, लेकिन B जो है वो सेट B के अंदर नहीं है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये जो एलिमेंट B है वो सेट B के अंदर नहीं है, तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि सबसेट का क्या था, सबसेट का फंडा क्या था, सबसेट मतलब जो हर एक एलिमेंट है वो जो हमारा बड़ा सेट है उसको बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो B है वो सेट B के अंदर नहीं है, तो ये सबसेट होगा क्या, नहीं होगा। तो हमारा जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट था, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट C इज सबसेट ऑफ B, ये क्या है, ये है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट।
फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े तो इसमें गिवन है कि A इज अ सबसेट ऑफ D। तो सबसे पहले हम A देख लेंगे। A क्या है? A है ABCDE। A के अंदर क्या है? ABCDE। और D के अंदर क्या है? A और E। मतलब A के सारे वैल्यूज D के अंदर रहने चाहिए। A इज सबसेट ऑफ D। इसका मतलब क्या है कि जो A के सारे वैल्यूज है वो D के अंदर रहना चाहिए, ना कि D की सारी वैल्यूज A के अंदर रहना चाहिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन अच्छे से समझना पड़ेगा। A इज अ सबसेट ऑफ B। D का मतलब A के सारे वैल्यूज, ये जो सारे वैल्यूज है वो सारे वैल्यूज D के अंदर रहना चाहिए। तो हम अभी चेक करेंगे। तो A के अंदर है ABCDE, लेकिन D के अंदर सिर्फ A और E है। तो A सबसेट होगा क्या D का? नहीं होगा। तो ये वाला जो सेंटेंस है, सेकेंड स्टेटमेंट, ये भी है हमारा फॉल्स। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या था? A इज सबसेट ऑफ D। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड क्या है? D इज अ सबसेट ऑफ B। मतलब D के सारे वैल्यूज B के अंदर रहना चाहिए। D के कितने वैल्यूज है? A। अब चेक करना है कि B के अंदर A है क्या? B के अंदर A नहीं है। मतलब हम क्लियरली इधर बोल सकते हैं कि तो थर्ड वाला है वो भी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। थर्ड वाला D इज अ सबसेट ऑफ B, ये भी फॉल्स है, फॉल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ वाला, D इज अ सबसेट ऑफ A। अब हमने क्या देखा था? A इज अ सबसेट ऑफ D, ये तो फॉल्स था। लेकिन अगर हम देखें D की सारी वैल्यूज A के अंदर रहना चाहिए। D की सारी वैल्यूज A के अंदर रहना चाहिए। A के अंदर A है क्या? सेट A के अंदर एलिमेंट A है क्या? तो है। सेट A के अंदर एलिमेंट E है क्या? तो है। मतलब ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। मतलब D के अंदर कौन सा स्टेटमेंट है? A एंड E। और A के अंदर कौन से एलिमेंट है? A B C D एंड E। मतलब D के सारे एलिमेंट्स A और E ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं। मतलब D बिलोंग्स टू A। मतलब D जो है वो बन जाएगा सबसेट A का। तो ये जो हमारा फोर्थ वाला है D, फोर्थ, सबसे पहले फोर्थ लिखेंगे। फोर्थ D इज सबसेट ऑफ A, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ वाला, B इज अ सबसेट ऑफ A। B के अंदर क्या है? B के अंदर C है। तो C A के अंदर है क्या? है। D A के अंदर है क्या? हाँ है। E A के अंदर है क्या? हाँ है। F A के अंदर है क्या? अगर हम देखें कि F तो A के अंदर है ही नहीं, तो B जो है वो सबसेट हो सकता है क्या A का? नहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स B के A के अंदर जब आते हैं तब वो होता सबसेट। लेकिन अभी ये सबसेट नहीं है, तो हम इसको फिर से फॉल्स कर देंगे। B इज सबसेट ऑफ A, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स। और लास्ट वाला अगर हम देखें सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, उसको पढ़ेंगे। C इज अ सबसेट ऑफ A। तो C के सारे वैल्यूज A के अंदर है क्या? A के अंदर B है क्या? हाँ है। A के अंदर D है क्या? हाँ है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सेट C है दैट इज द सबसेट ऑफ सेट A। तो जो C इज सबसेट ऑफ A वाला स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है ट्रू। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। टेक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट एंड शो x एंड y यूजिंग इन वेन डायग्राम। मतलब एक सेट है नेचुरल नंबर्स का 1 to 10। तो सपोज हम सेट लिख देंगे, सपोज एक सेट A लिख देंगे। जो हमको सेट बोला है टेक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रॉम नंबर्स 1 to 20। तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो हमको क्या बोला था कि टेक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। तो हम एक ही जगह पर इसको यू लिख देंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट को अगर हम यू से रिप्रेजेंट करें तो समझने में इजी आता है। एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। और हमको जो सेट एक्स और वाई है उसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से बताना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट हो गया 1 से लेकर 20 तक। अब हम देखेंगे सेट एक्स क्या है। सेट एक्स इज अ सेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आई होप आपको ये फर्स्ट वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि सेट को रीड कैसे करते हैं। तो एक्स इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 7 लेस देन एक्स लेस देन 15। मतलब जो x है वो लेस देन 7, जो वो ग्रेटर देन 7 है
और लेस देन 15 है। ऐसा कौन से नंबर है जो ग्रेटर देन 7 है और लेस देन 15 है? इसको अगर वापस पढ़े तो ये क्या है? x इज अ सेट सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 7 ग्रेटर देन x एंड लेस देन 15। मतलब x जो है वो ग्रेटर है 7 से और x जो है वो लेस है 15 से। तो ऐसे कौन से नंबर्स है? तो ऐसे नंबर्स है, सपोज हम x को लिखते हैं लिस्टिंग मेथड में, ये जो था वो था सेट बिल्डर मेथड में, उसी को हम लिखेंगे लिस्टिंग मेथड में। तो वो है ग्रेटर देन 7, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। क्यों 15 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये लेस देन 15 है। ऐसा कौन सा नंबर है जो ग्रेटर देन 7 है और लेस देन 15 है? तो वो है 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो ये हो जाएगा हमारा सेट x। सेट y देखेंगे सिमिलर तरीके से। सेट y इज y सच दैट y बिलोंग्स टू n, y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। मतलब अभी हमको y की प्राइम नंबर लिखना है y के सेट में। तो प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये सब क्या है? ये सब है प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। आई होप आप ये चीज जानते होंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। ये तो बहुत ज्यादा बेसिक वाला पार्ट था। ये क्वेश्चन में हमको वेन डायग्राम की हेल्प से एक्स वाई यूनिवर्सल सेट के अंदर बताना था, तो हम इसको बता देंगे। सबसे पहले एक सबसे बड़ा वाला बॉक्स बना देंगे जिसको हम यूनिवर्सल सेट नाम दें। ये हो जाएगा हमारा सेट यू। इसी के अंदर हम दो अलग अलग कलर्स है, एक सेट एक्स लिख देंगे और एक में सेट वाई लिख देंगे। सपोज ये हो जाएगा सेट एक्स और ये हो जाएगा सेट वाई। आप कोई भी मतलब कोई भी शेप लिख सकते हो। अब मैंने ये इसको ओवरलैप करा है। ओवरलैप क्यों करा है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैंने ओवरलैपिंग क्यों कराई है। ओवरलैपिंग मतलब इसके ऊपर ही मैंने एक बॉक्स है, एक डायग्राम है, उसी के ऊपर मैंने दूसरा डायग्राम बनाया है। तो ये ओवरलैपिंग क्यों करा है मैंने, या फिर इसको हम ज़्यादा डर्टी ना दिखने के लिए इसको भी हम एक बॉक्स की हेल्प से समझेंगे। और इसको भी एक दूसरे कलर से हम सेट वाई लिख देंगे। हम लिखेंगे इसको एक दूसरे कलर से सेट वाई। और अब हम मैं बताऊं कि मैंने ओवरलैपिंग क्यों करा है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ओवरलैपिंग क्यों करा है। सबसे पहले हमारा जो सेट एक्स था उसको हम फिल कर लेंगे। एक्स क्या था? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो हम एक्स के अंदर ये वाला जो सेट है, कौन सा? ग्रीन वाला जो सेट है वो है हमारा सेट एक्स। तो इसके अंदर हम एक्स लिख देंगे और इसी के अंदर हम सारे जो वैल्यूज है उसको फिट कर देंगे। अब ये वापस से बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे और इसके अंदर हम सारे वैल्यूज को लिख देंगे। तो एक्स के अंदर कौन से थे? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इसको हम लिख देंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। अब हम सिमिलर तरीके से जो y के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उसको एक बार वापस से लिख लेंगे बॉक्स के अंदर। तो ये वाला जो सेट है ये है y का और इसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। तो ये क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये हो जाएंगे हमारा जो सेट x है और एक्स वाई है उसके सारे एलिमेंट्स। अब हम नोटिस करें, इसको थोड़ा गौर से देखें, तो इधर भी हमको 11 दिख रहा है, सेट x में भी हमको 11 दिख रहा है और सेट y में भी हमको 11 दिख रहा है। लेकिन यूनिवर्सल सेट में अब 2 बार 11 हो गए, लेकिन सेट की डेफिनेशन के हिसाब से पूरे सेट में सिर्फ एक ही बार 11 होना चाहिए, या फिर कोई भी सेट में सिर्फ एक ही बार सेम नंबर रिपीट होना चाहिए, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ओवरलैपिंग कराया था। तो ओवरलैपिंग इसीलिए कराया था ताकि जो कॉमन एलिमेंट्स है एक्स और वाई में, इसको हम दोनों एक कॉमन जगह पर लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे एक अलग कलर से, इसको हम लिखेंगे 11। जो कॉमन नंबर्स है उसको हम ओवरलैप कराएंगे ताकि दो बार ना लिखना पड़े, बस एक ही बार लिखना पड़े। तो हम देखें तो 11 दोनों में कॉमन है, और क्या कॉमन है? 9 नहीं है, 10 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 13 है। तो 13 हम वापस से ओवरलैपिंग करा देंगे। तो 11 और 13 को हम मिडल में लिखेंगे और इधर से 13 इरेज कर देंगे और इधर से भी 13 हम इरेज कर देंगे।
तो ये जो नंबर्स है वो नंबर्स है x और y के। अब हम यूनिवर्सल सेट देखें तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 20 तक नंबर्स है। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 1 से लेके 20 तक नंबर्स है, मतलब इधर 1 नहीं है, मतलब इधर x और y में कुछ नंबर्स नहीं थे, तो जो नंबर्स x और y में नहीं थे उसको हम इधर बाहर वाली जगह में यूनिवर्सल सेट के अंदर लिख देंगे। सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि x और y के अंदर 1 है क्या, x और y के अंदर 1 है क्या, x और y के अंदर 1 है क्या, x और y के अंदर 1 नहीं है, तो हम यूनिवर्सल सेट में इधर 1 लिख देंगे। 1 2 है क्या, तो 2 है इधर, तो हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 एक बार लिख दिया। 3 है क्या, हाँ 3 है, तो 3 भी नहीं लिख सकते। 4 है क्या, 4 नहीं है, तो हम इधर 4 लिख देंगे 4। 5 है क्या, 5 है, तो 5 नहीं लिख सकते। 6 है क्या, 6 वापस से नहीं है, तो हम इधर 6 लिख देंगे। 7 है क्या, हाँ 7 है। 8 है क्या, हाँ 8 भी है। 9 है क्या, हाँ 9 भी है। 10 है क्या, हाँ 10 भी है। 11 भी है। 12 भी है। 13 भी है। 14 भी है। 15 है क्या, 15 नहीं है, तो हम इधर यूनिवर्सल सेट में 15 लिख देंगे। ऐसे ही रैंडम जगह पर कुछ भी लिखे तो मार्क्स नहीं कटता है। वेन डायग्राम इसीलिए होता है ताकि हम रैंडम जगह पर कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं और फिर भी वो करेक्ट होगा। 16 है क्या, 16 नहीं है, तो हम वापस इधर 16 लिख देंगे। 17 है क्या, हाँ 17 है। 18 है क्या, नहीं 18 नहीं है, तो 18 लिख देंगे। 19 है और 20 फिर से नहीं है, तो 20 हम वापस से लिख देंगे। तो हम यहाँ पर ये जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर हम देखें तो 1 से लेकर 20 तक हर एक नंबर्स यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गए। x के अंदर सारे x के टर्म्स आ गए और y के अंदर सारे y के एलिमेंट्स आ गए। तो हमने जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था, उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में देखें कि ये जो यूनिवर्सल सेट है u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 1 2 3 7 8 9 10 11 12, मतलब इसमें थोड़े टुकड़े टुकड़े में नंबर्स है। 1 2 3 7 8 9 10 11 12। p इज इक्वल्स टू 1 3 7 10। फिर देन शो द सेट्स u p एंड p डैश इन वेन डायग्राम, मतलब हमको एक वेन डायग्राम बनाना है, फिर से उसके अंदर हमको यूनिवर्सल सेट p और p डैश बना देना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, वेन डायग्राम वाला। वेन डायग्राम वाला सबसे पहले हम एक बड़ा सा बॉक्स बना लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे u। ये हो जाएगा हमारा u मतलब यूनिवर्सल सेट। इसी के अंदर हम जो p है और p डैश है उसको भी बना लेंगे, दोनों अलग अलग कलर से बनाएंगे ताकि थोड़ा अच्छा लगे और नीट एंड क्लीन लगे। ये हो जाएगा हमारा सेट u, सेट p सॉरी, ये है हमारा सेट p और ये हो जाएगा हमारा सेट p डैश। इसको वापस से एक अलग कलर से बनाएंगे, ये हो जाएगा सेट p डैश। तो हम सबसे पहले p लिखेंगे, p क्या होगा, p लिख देंगे। p में कौन से है, p मतलब 1 3 7 10, ये वाला जो है वो है p, और p के अंदर कौन से एलिमेंट है 1 3 7 एंड 10। तो p डैश के अंदर कौन से एलिमेंट रहेंगे, सबसे पहले हमको p डैश निकालना पड़ेगा। तो p डैश क्या होगा, जो p के अंदर है वो नहीं, बाकी सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के अंदर है और p के अंदर नहीं है वो सारे हो जाएंगे p डैश। तो p डैश के अंदर 1 है, 2 नहीं है, तो 2 हो जाएगा p डैश के अंदर। 3 है और 7 भी है, फिर 8 9 हो जाएगा p डैश के अंदर, 8 9। 10 है, 11 12 नहीं है, तो 11 एंड 12 भी हो जाएगा p डैश के अंदर। तो p डैश के अंदर हम लिख देंगे 2 8 9 11 12, तो इसको हम p डैश के अंदर इंसर्ट कर देंगे। 2 ये जो सेट है वो हो जाएगा p डैश का, और 2 8 9 11 12 ये सारे नंबर्स हो जाएंगे p डैश के। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। और यूनिवर्सल सेट के अंदर भी पूरे नंबर्स हो गए। 1 इधर 1 है, 2 इधर है, 3 इधर है, 3 के बाद क्या है 7 8 9, 7 इधर है, 8 इधर है, 9 इधर है, और उसके बाद 10 11 12, 10 11 12, मतलब ये जो p और p डैश के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं। और हमको ये जो एक्स्ट्रा जो इधर हम लिखते थे, इधर जो चीज़ें लिखते थे बाहर, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट है उसको भी कंप्लीट कर लिया। अब हम फटाफट से जो सेकंड वाला पार्ट है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे।
सेकेंड वाला पार्ट क्या कहता है, वेरीफाई पी डैश ऑफ डैश, मतलब पी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू पी। तो हमको क्या प्रूव करना है कि पी का कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू पी। तो सबसे पहले हम सेकेंड वाला जो टॉप क्वेश्चन है उसको लिख देंगे कि ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है भैया। ए मतलब फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, केस वन नहीं लिखेंगे, हम बस ए लिखेंगे, मतलब ये सेकेंड वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और इसके अंदर हम लिखेंगे या फिर बस पी लिख देंगे। पी जो सेट है वो कौन सा है, पी सेट है हमारा 1 3 7 10। तो पी जो सेट है वो क्या है 1 3 7 एंड 10 और इसको मार्क कर देना है इक्वेशन 1। अब जो सेकंड वाला पार्ट है कि पी कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले हम पी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। पी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पी कॉम्प्लीमेंट अभी हमने देखा क्या होगा 2 8 9 11 और 12, 2 8 9 11 एंड 12, ये हो जाएगा पी कॉम्प्लीमेंट। अब हमको क्या पूछा है, पी कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब पी कॉम्प्लीमेंट करे और उसका द होल कॉम्प्लीमेंट करे, मतलब पी कॉम्प्लीमेंट को वापस से कॉम्प्लीमेंट करे। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये जो पी कॉम्प्लीमेंट है इसके कोई भी एलिमेंट्स पी कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं आने चाहिए। तो ये क्या होगा 2 8 9 11 12 नहीं आने चाहिए और यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। 2 8 9 11 12 नहीं आने चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा 1 रहेगा क्योंकि 2 नहीं है, 2 है इसके लिए पी डैश द होल डैश में 2 नहीं रहेगा। 8 है तो इधर 8 नहीं रहेगा, बाकी सब रहेंगे, मतलब 3 7 रहेंगे। 11 12 है, 8 9 भी है, तो ये दोनों नंबर्स रहेंगे, बस 10 रहेगा। और जो पी कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा 1 3 7 10। तो पी कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट अगर हम करें तो वो हो जाएगा 1 3 7 एंड 10। इसको अगर हम मार्क कर दें इक्वेशन 2 तो हम इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 देखें तो P जो है वो है 1 3 7 10 और P कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 3 7 10, मतलब P कॉम्प्लीमेंट और द होल कॉम्प्लीमेंट और P दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 P इज इक्वल्स टू P कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम बॉक्स में कर देंगे और हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, या फिर ये नहीं लिखे तो भी चलता है। तो हमने आज क्या क्या किया, हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक थ्योरीज थी उसको कंप्लीट किया और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट 1.3 था उसके 3 क्वेश्चन कर लिए। अब ये जो लेक्चर है उसको ज़्यादा ना लंबा करते हुए इसको हम यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेंगे और टिल देन थैंक यू।